हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी इन मेडिको टेक। लास्ट की कुछ क्लासों में अपन ने एक्सरे जनरेटर के बारे में पढ़ लिया था। तो एक्सरे जनरेटर होता क्या है, एक्सरे बनती कैसे है, उसके अलावा उसमें अभी छोटी मोटी चीज़ें बची है, छोटी मोटी चीज़ें जो फिल्टर वगैरह रेस्ट्रिक्टर वगैरह जो भी है वो सारे वो अपन देखते रहेंगे आगे अलग अलग टॉपिक्स में। अब अपन शुरुआत कर रहे हैं किसकी, रेडियोथेरेपी की। रेडियोथेरेपी रेडियोथेरेपी जो अपनी फर्स्ट क्लास थी इस चैनल की, इंट्रोडक्शन ऑफ रेडियोलॉजी, उसमें अपन ने देखा था कि जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो कितने टाइप का होता है या फिर किन किन विभाजनों में बटा हुआ होता है। तो उनमें एक अपन ने देखा था कौन सा, रेडियोग्राफी, और दूसरा अपन ने देखा था कौन सा, रेडियोथेरेपी। आज उसी से बात करेंगे, उसी से रिलेटेड बात करेंगे रेडियोथेरेपी से कि रेडियोथेरेपी होता क्या है और इसके बारे में, या फिर इसके अंदर जो भी मशीनें होती है या फिर पेशेंट के साथ क्या क्या किया जाता है या ट्रीटमेंट जो होता है वो कैसे होता है, कुल मिला के वो बात करनी होती है। तो ये भी अपना क्या है, ये यहाँ पे इंट्रोडक्शन ही है एक तरीके से। यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ क्या है, रेडियोथेरेपी। इसमें देखते हैं कि इंट्रोडक्शन कि ये होता क्या है। रेडियोथेरेपी जो होती है एक ब्रांच होती है किसकी, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की। कि जो अपन ने लास्ट में, जो अपन ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक रेडियोग्राफी डिपार्टमेंट होता है और एक कौन सा होता है, रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट होता है। इस रेडियोथेरेपी में रेडियो का मतलब होता है क्या, रेडिएशन, और थेरेपी का मतलब होता है क्या, ट्रीटमेंट। थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट, मतलब कि रेडिएशन के द्वारा ट्रीटमेंट करना। और वो ट्रीटमेंट किसका होता है, वो ट्रीटमेंट होता है कैंसर का। ठीक है, कैंसर को अपन ट्यूमर भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये कैंसर एक तरीके से हो सकता है कि ये बनाइन हो सकता है और दूसरा ये मैलिग्नेंट भी हो सकता है। देखो, बनाइन और मैलिग्नेंट ये दो स्टेजेस होती है किसकी, कैंसर सेल्स की। मतलब कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूं कि बनाइन जो कैंसर होता है वो शुरुआती फेज में होता है, जिसमें जो सेल डिवीजन होता है, कैंसर सेल का सेल डिवीजन होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता, इतना फास्ट नहीं होता, तो इतनी रीग्रो नहीं करती, वो बॉडी में एक जगह पर ही रहती है, ज्यादा इन्फेक्शियस नहीं होती। जबकि जो मैलिग्नेंसी होती है, मैलिग्नेंसी में क्या होता है कि जो कैंसर सेल होती है वो फुल स्पीड पे, हाईली स्पीड पे सेल डिवीजन करने लगती है, जो कि हानिकारक होती है और एक जगह से दूसरी जगह पे फैलती है, या फिर उसी एक जगह पे क्या बनने लगती है, डेंस बनने लगती है। उन्हीं का क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि रेडियोथेरेपी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, वही बात कि कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, मैलिग्नेंट एंड बनाइन, मैलिग्नेंट हो सकता है या फिर बनाइन हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन के द्वारा अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कैंसर सेल की जो कि मैलिग्नेंट हो सकती है, बनाइन हो सकती है, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, और ये आयनाइजिंग रेडिएशन कौन सी होती है, ये होती है एक्सरे और गामा रेज। कौन सी होती है, एक्सरेज और गामा रेज। ठीक है, एक्सरे के बारे में अभी तक अपन ने पढ़ लिया। गामा रेज जो होती है वो भी एक्सरे के जैसे ही आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, लेकिन एक्सरे से मोर देन पावरफुल होती है। ठीक है, मतलब गामा रेज जो होती है उनकी पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, बहुत हाई होती है, और उनकी फ्रीक्वेंसी भी एक्सरे से बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इतना समझते हैं। नेक्स्ट, द हाई एनर्जी आयनाइजिंग रेडिएशन, ये आयनाइजिंग रेडिएशन जो होती है वो कोज करती है, मतलब क्या काम करती है, सेल को मार देती है, सेल डेथ कर देती है। कौन सी सेल डेथ कर देती है, कैंसर सेल को डेथ कर देती है, उसको मार देती है, बाय डैमेजिंग ऑफ डीएनए ऑफ कैंसर सेल। कुल मिला के ये इतना सा कहना चाह रहा है कि जो आयनाइजिंग रेडिएशन है, जैसे आयनाइजिंग रेडिएशन में कौन सी रेडिएशन है, एक तो एक्सरे है और दूसरी कौन सी है, गामा रेज है। ठीक है, ये क्या काम करती है, ये जो कैंसर सेल है उसके डीएनए पे अटैक करती है, डीएनए को क्या कर देती है, डेस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, डेस्ट्रॉय कर देती है, जिससे क्या हो जाता है, जब डीएनए ही खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, सेल भी मर जाती है, सेल भी क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, डेथ हो जाती है, सेल डेथ। तो ये लाइन कहना चाह रही है कि जो हाई एनर्जी रेडिएशन होती है, आयनाइजिंग रेडिएशन, एक्सरेज और गामा रेज, वो क्या काम करती है, कैंसर सेल के डीएनए को डैमेज करती है। ठीक है, या फिर कैंसर सेल के डीएनए को या फिर उसकी सेल को ही मार देती है। ठीक है, जिससे ये होता है, या फिर डीएनए ही मर जाता है कैंसर सेल का। अगर डीएनए ही नहीं रहेगा तो वो क्या नहीं करेगी, सेल डिवीजन नहीं कर पाएगी बाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कि प्रिंसिपल क्या होता है, कुल मिलाके की रेडियोथेरेपी कर क्यों रहे हैं, कि रेडियोथेरेपी में ऐसा तो अपन कौन सी चीज को बेसिस बना के लेके चलेंगे, कि होता है रेडियोथेरेपी में कि एक तो धुआंधार रेडिएशन दे रहे हैं, एक होता है कि सोच समझ के रेडिएशन दे रहे हैं। तो कुल मिला के जब आयनाइजिंग रेडिएशन हानिकारक है, आयनाइजिंग रेडिएशन हानिकारक है, तो उसका ऐसे तो उपयोग नहीं कर सकते।
ठीक है, सोच समझ के करना पड़ेगा। उस सोच समझ के करने में कुछ विद्वान लोगों ने एक प्रिंसिपल बनाया, ठीक है। और वो प्रिंसिपल कहता क्या है कि मान लो ये कोई कैंसर सेल है, ठीक है, और इसके चारों तरफ ये क्या है, हेल्दी टिश्यूज है। मतलब कि देखो बॉडी में हेल्दी टिश्यूज भी होते हैं, कैंसर सेल है तो ठीक है, उसके आसपास ही रहेंगे वो भी, ऐसे दूर दूर तो रहेंगे नहीं कि उनकी लड़ाई हो गई, ठीक है। तो कुल मिला के प्रिंसिपल ये कहता है कि जो रेडिएशन आएगी, ठीक है, उसका मैक्सिमम डोज, उसका मैक्सिमम डोज कहाँ पे होना चाहिए, कैंसर सेल के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। जबकि जो मिनिमम डोज है, जो आउटर सेल होती है, सराउंडिंग जो हेल्दी टिश्यूज होते हैं, इनके ऊपर ना के बराबर क्या होनी चाहिए, रेडिएशन जानी चाहिए, ठीक है। ये इसका क्या होता है, एम होता है, प्रिंसिपल होता है। तो इसमें देखो कि जो प्रिंसिपल या फिर द मेन एम ऑफ रेडियोथेरेपी, द मेन एम ऑफ रेडियोथेरेपी इज गिव मैक्सिमम एंड यूनिफॉर्म डोज टू कैंसर सेल, ठीक है। मैक्सिमम और यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि देखो रेडिएशन है, रेडिएशन स्प्रेडिंग करती है, मतलब पेनुम्ब्रा बनाती है, छोटी 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 जो रेडिएशन होती है कम अमाउंट की, वो कहाँ निकल जाती है, साइड में निकल जाती है, तो उसी को रोकते हैं इफेक्टिव फिल्ट्रेशन से। और भी असेंबलीज यूज करते हैं। तो ये जो डोज होता है रेडिएशन, जो बिल्कुल सीधी आएगी एक फिक्स एरिया में, ठीक है, इसको ही क्या बोलते हैं अपन, यूनिफॉर्म डोज बोलते हैं, यूनिफॉर्म डोज बोलते हैं, यूनिफॉर्म रेडिएशन बीम बोलते हैं। और कौन सी मैक्सिमम डोज जानी चाहिए, किसके ऊपर, कैंसर सेल के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि द मेन एम ऑफ रेडियोथेरेपी इज टू गिव मैक्सिमम एंड यूनिफॉर्म डोज टू कैंसर सेल एंड मिनिमम डोज टू सराउंडिंग हेल्दी टिश्यूज। तो ये जो सेल है, इसके आसपास के जो हेल्दी टिश्यूज है, जो अच्छे लोग हैं, उनके ऊपर रेडिएशन क्या जानी चाहिए, मिनिमम जानी चाहिए, जिससे उनको कम से कम हानिकारक नुकसान पहुंचे, ठीक है। मतलब कैंसर सेल को तो मार दो, खत्म कर दो, तोड़ दो, लेकिन जो हेल्दी टिश्यूज है उनको कुछ नहीं होना चाहिए। ये अपना क्या होता है, यहाँ पे प्रिंसिपल होता है, द मेन प्रिंसिपल होता है। अब जैसे अगर अपन प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिंसिपल्स की बात करें, तो प्राइमरी प्रिंसिपल में हो जाएगा कि जो कैंसर सेल है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम डोज जाना चाहिए, ठीक है। और सेकेंडरी प्रिंसिपल कौन सा हो जाएगा कि जो हेल्दी सेल्स होती है, हेल्दी टिश्यूज होते हैं, उनके ऊपर मिनिमम डोज जाना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं कि जो हाई एनर्जी रेडिएशन होती है, ठीक है, हाई एनर्जी रेडिएशन जो होती है वो कौन सी होती है, आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। ये आयोनाइज करती है किसको, डीएनए ऑफ कैंसर सेल को, डीएनए ऑफ कैंसर सेल को, विच लीड द सेल डेथ। अगर डीएनए को अपन टारगेट करें, डीएनए को अगर टारगेट करें, तो अगर वो डैमेज होगा, डैमेज होगा तो सेल डेथ क्या हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी कि वो क्या होगा, सेल मरेगी ही मरेगी। अगर डीएनए ही मर जाता है यहाँ पे, तो सेल डेथ क्या होती है, पक्की होती है। तो कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि जो रेडिएशन होती है ये आयोनाइज करती है। आयोनाइज का मतलब होता है अफेक्ट करना, ठीक है, अफेक्ट करना। वो किसको अफेक्ट कर रही है, डीएनए ऑफ कैंसर सेल को। अगर डीएनए ही नहीं रहेगा तो कैंसर सेल भी नहीं रहेगी, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जो आयनाइजिंग रेडिएशन होती है वो दो तरीके से क्या करती है, आयनाइजेशन करती है, ठीक है। द आयनाइजेशन, जो आयनाइजेशन हो रहा है, मतलब डीएनए का आयनाइजेशन जो चल रहा है, या फिर कैंसर सेल का जो आयनाइजेशन चल रहा है, जो अफेक्शन चल रहा है वहां पे, ठीक है, जो रेडिएशन आ रही है कैंसर सेल को अफेक्ट कर रही है, वो किन तरीकों से करती है, दो तरीकों से करती है। एक होता है डायरेक्ट आयनाइजेशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट आयनाइजेशन। तो इन दोनों में अगर अपन ऐसे बात करें, ठीक है, इन दोनों में अगर अपन ऐसे बात करें कि ये कोई कैंसर सेल है, ठीक है, ये भी एक कैंसर सेल है, ठीक है। कैंसर सेल में क्या है, डीएनए है, डीएनए है, रेडिएशन आई, इस डीएनए को खत्म कर दिया, टाटा बाय बाय, सेल क्या हो गई, मर गई, सेल डेथ। सेल डेथ हो गई तो रेडियोथेरेपी क्या हो गई, डन हो गई, मतलब मुबारक हो, आपकी सेल मर चुकी है, ठीक है। तो आपका जो कैंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा। जबकि दूसरी ओर इसको क्या बोलेंगे अपन, डायरेक्ट बोलेंगे, मतलब डायरेक्ट आए कैन और उसको डीएनए को थपेड़े मार मार के, थपेड़े मार मार के सल्टा दिया, ठीक है, तो सेल मर गई। एक तो इसको क्या बोलेंगे अपन, डायरेक्ट बोल देंगे, ठीक है। अब इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में क्या होता है, सुनो, इनडायरेक्ट में कि देखो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी ऐसे बोलते हैं कि पानी से बनी होती है, पानी से बनी होती है तो इसमें हाइड्रोजन एटम तो जरूर होंगे, ठीक है, H2O होता है बॉडी में, हाइड्रोजन भी होता है और भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर अपन इसी हाइड्रोजन एटम को ही टारगेट करें तो, ठीक है, तो रेडिएशन जो होती है इस हाइड्रोजन एटम को टारगेट करती है। ये हाइड्रोजन एटम क्या होता है, टूट जाता है बेचारा, मतलब बिखर गया। और बिखरेगा किसमें, फ्री रेडिकल में, ठीक है, हाइड्रोक्सिल फ्री
रेडिकल में ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। और ये फ्री रेडिकल जो होते हैं, हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल्स, ये क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं। ठीक है, पॉइजनस होते हैं, पॉइजन का काम करते हैं कुल मिला के, ऐसे ही बोल देते हैं इसको। पॉइजन होते हैं जो कि सेल को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट तरीका बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्ट तरीके में क्या होता है कि डायरेक्ट आयोनाइजेशन इसमें अफेक्ट्स द डीएनए ऑफ कैंसर सेल विच कोज डैमेज टू द डीएनए। ठीक है, मतलब कि सीधा डीएनए को ही टारगेट कर दो, वो क्या कर देगी, सेल की डेथ कर देगी। ठीक है, वो डैमेज करेगी किसको, डीएनए को, और वो क्या कर देता है, लीड करता है सेल डेथ को। ठीक है, सेल मर जाएगी। दूसरा, एज रिजल्ट, इसी लाइन को पूरा करते हैं, एज रिजल्ट कैंसर सेल लूज द एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, विच लीड्स सेलुलर डेथ। देखो, अगर डीएनए को ही मार देते हैं, डीएनए अगर अपन बोले, डीएनए जो होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या करता है, होल्ड करता है। ठीक है, होल्ड करके रखता है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे। मतलब यहाँ पे सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा तो वो दो सेल में टूटेंगी। ठीक है, मतलब कि डॉटर सेल बनेगी, डॉटर सेल में पेरेंट सेल की कुछ इन्फॉर्मेशन जाएगी, और वो इन्फॉर्मेशन कौन सी जाती है, कैंसर की ही जाती है। अगर उस डीएनए को ही मार दे, उस डीएनए को ही मार दे तो इंफॉर्मेशन ही नहीं जाएगी, सेल पहले ही मर जाएगी, तो आगे वो क्या नहीं कर पाएगी, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, सेल डिवीजन नहीं कर पाएगी। यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है उसका क्या नाम है, सेल डिवीजन, सेल डिवाइड ही नहीं होगी, मतलब वो ग्रोथ ही नहीं करेगी। ठीक है, आगे इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में व्हेन रेडिएशन फॉल्स ऑन वाटर मॉलिक्यूल ऑफ सेल, अब किसी सेल में वाटर मॉलिक्यूल है, होते ही है, कंफर्म होते हैं। ठीक है, उन वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर रेडिएशन गई तो क्या करेगी, इट ब्रेक्स द वाटर मॉलिक्यूल इनटू फ्री रेडिकल्स सच एज हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स। हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स में क्या कर देती है, उनको ब्रेक डाउन कर देती है। ठीक है, विच फर्दर डैमेज द डीएनए ऑफ कैंसर सेल। ठीक है, कि वो ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, ठीक है, कौन सा फ्री रेडिकल, हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स, ये भी क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं कैंसर सेल के लिए। वो फिर भी दोबारा जाके क्या करेंगे, डीएनए को ही क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, बेचारे को, इसको ही दोबारा से लपेट देते हैं। डीएनए खत्म तो कैंसर सेल भी खत्म। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रेडियोथेरेपी। ये जो रेडियोथेरेपी के टाइप्स है, ये अपन मशीनों के हिसाब से लेते हैं। ठीक है ना, मशीनों के हिसाब से बोल रहा हूँ। वैसे रेडियोथेरेपी तो रेडिएशन से ही करेंगे, ऐसे तो है नहीं कि मतलब पानी से रेडियोथेरेपी कर दी, पानी से तो होगी नहीं। ठीक है, तो ये जो अपन किसके लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे अपन मैं लिख देता हूँ मशीन्स के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। ठीक है, मशीन्स के अकॉर्डिंग, या फिर उनको क्या बोलते हैं अपन, मोडेलिटीज बोलते हैं। ठीक है, मोडेलिटीज बोलते हैं, या फिर यूनिट्स भी बोलते हैं। रेडियोथेरेपी यूनिट्स, रेडियोथेरेपी मोडेलिटीज, रेडियोथेरेपी मशीन्स। ठीक है, इनमें अपन देखते हैं कि जो वे होता है कुल मिला के, कि जो रेडिएशन बीम आएगा, ठीक है, उस रेडिएशन बीम के अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पे, वो रेडिएशन बीम के अकॉर्डिंग कि वो बाहर से आ रहा है या फिर अंदर जाके टारगेट करेगा। तो इसमें दो टाइप की अपन रेडियोथेरेपी लेते हैं, एक होती है ईबीआरटी, दूसरी होती है आईबीआरटी। ईबीआरटी होती है एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, मतलब कि शरीर के बाहर से रेडिएशन का डोज आएगा, मतलब ये शरीर है, यहाँ पे एक्सरेज आएंगी, वो उसको क्या कर देंगे, ट्रीट कर देंगे। गामा रेडिएशन आएगी, उसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। शरीर के बाहर से रेडिएशन डोज आएगा। जबकि आईबीआरटी में इंटरनल बीम रेडियोथेरेपी, ठीक है, मतलब कि कोई कैंसर सेल है, शरीर में है, ऑब्वियस सी बात है, तो उसके ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कोई अपन सोर्स लेंगे, कुछ सोर्स लेंगे जो रेडिएशन क्या करते हैं, इमिट करते हैं, उन्हीं को बॉडी में उसी मतलब उसके बगल में बिठा दो, उसको भी खत्म, वहीं पे खल्लास। ठीक है, इसको मतलब कि इंटरनल बीम रेडियोथेरेपी में एक मशीन आती है जिसको क्या बोलते हैं, ब्रैकीथेरेपी बोलते हैं। इस ब्रैकीथेरेपी के अंदर क्या करते हैं, कुछ रेडियो एक्टिव सोर्स होते हैं, ठीक है, जो कि रेडिएशन क्या करते हैं, इमिट करते हैं। उन इमिटेड रेडियो एक्टिव सोर्स जो होते हैं उनको अपन सेल के पास बिठा देते हैं। अभी ये एंडोकैविटरी भी हो सकते हैं, इंट्राल्यूमिनल भी हो सकते हैं, इंटरस्टिशियल भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। उनको अगर बिठा देंगे तो थोड़े बहुत दिन में वो क्या करते हैं, उसको ट्रीट कर देते हैं, फिर वापस से निकाल के फेंक दो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे आईबीआरटी। आईबीआरटी इंटरनल बीम रेडियोथेरेपी, इसमें एक मशीन आती है जिसका नाम क्या है, यहाँ पे ब्रैकीथेरेपी। ठीक है, ब्रैकीथेरेपी जब पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग मशीन होती है। कुल मिला के इसमें ब्रैकीथेरेपी में मैं 2 मिनट में समझाता हूँ कि ब्रैकीथेरेपी जो होती है उसमें अपन रेडियो एक्टिव सोर्स यूज करते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव सोर्स, देखो कोई
ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, कोई ऐसा सब्सटेंस जो नेचर में अनस्टेबल है, वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन ये जो रेडियो एक्टिव सोर्स होते हैं रेडिएशन रिलीज करते हैं एनर्जी के रूप में, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव सोर्स। ये लगातार साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, रेडिएशन रिलीज करते रहते हैं, ठीक है। इनकी जो अपन अगर रेडिएशन का डिके बोल देते हैं उनको, कि जो एक्टिविटी होती है कि रेडिएशन का लगातार निकलना, उसको डिके बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डिके या फिर रेडियो डिके बोलते हैं, ठीक है। ब्रैकीथेरेपी में मैं ये बता रहा था कि ब्रैकीथेरेपी में ये जो सोर्स होते हैं, इन्हीं को मान लो कि मेरे क्या है कि कोई कैंसर सेल है, कैंसर सेल को यहाँ से इंसिजन करेंगे, चीरा लगाएंगे, इस ये उठाया और यहाँ पे इसमें बिठा दिया, प्लास्टर कर दिया, चलो घर चलो, ठीक है। कितने दिन के लिए बिठाया, 5 दिन के लिए, 5 दिन बाद आके उसको दोबारा निकाल लो। ये कौन सा मेथड होता है, ये होता है टेम्परेरी मेथड, ठीक है। टेम्परेरी मेथड में ऐसे होता है कि जो रेडिएशन का डोज होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, मतलब कि वो जल्दी से ट्रीट करके चला जाएगा, उसको जल्दी से निकालना होता है। एक होता है परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड में कि अपने पास दो सब्सटेंस है, इसकी एनर्जी हाई है, इसकी लो है, ठीक है। इसकी उम्र क्या रहेगी, टेम्परेरी में उम्र क्या रहती है या ज्यादा रहती है इसकी, तो इसको निकालना पड़ता है। इसकी उम्र क्या रहती है, कम रहती है, मतलब इसको कैंसर सेल के पास बिठा दिया, एनर्जी भी इसकी क्या रहती है, धीरे धीरे डाउन होती है, ठीक है। वहां पे बिठा दिया तो धीरे धीरे वहीं पे मर जाएगा, ठीक है, कैंसर सेल को मारेगा और वहीं पे मर जाएगा, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं, ये शॉर्ट डिस्टेंस रेडियोथेरेपी होती है। शॉर्ट डिस्टेंस का या तो उसमें इम्प्लांट कर दो या फिर स्किन के जस्ट पास से अपन क्या करते हैं, यहाँ पे रेडियोथेरेपी करते हैं। ब्रैकीथेरेपी जो होती है, ब्रैकीथेरेपी ग्रीक वर्ड होता है जिसमें क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस वर्ड का यूज करते हैं इसमें। इसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब इट इज ऑल्सो नोन एज सॉरी ये इंटरनल है, इंटरनल नहीं है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज इंटरनल रेडियोथेरेपी या फिर शील्ड सोर्स रेडियोथेरेपी। शील्ड सोर्स का मतलब कि वही सोर्स है, सोर्स को इम्प्लांट कर दो और शील कर दो, ठीक है, वो भी बोलते हैं। या फिर इंटरनल रेडियोथेरेपी, इसको शरीर में ही डाल दो, कैंसर सेल के पास बिठा दो, इसलिए भी इसको बोलते हैं। एसएसडी, देखो ये जो एसएसडी है, इसका होता है SOURC, सोर्स टू स्किन डिस्टेंस। सोर्स टू स्किन डिस्टेंस जो होती है वो लेस देन होती है कितनी, 5 सेंटीमीटर से कम होती है। 5 सेंटीमीटर लगभग कितनी हाइट होगी, ठीक है, वो इससे भी छोटी ही होती है, 5 सेंटीमीटर, चलो इतनी से मान लेते हैं, ये 5 सेंटीमीटर। इससे इतने इससे भी क्या होती है, कम डिस्टेंस होती है, किसके बीच में, इस रेडियो एक्टिव सोर्स और स्किन के बीच में। ये स्किन है, ये सोर्स है, तो इन दोनों की डिस्टेंस होती है, ये क्या होती है, मिनिमम होती है, 5 सेंटीमीटर से कम होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस रेडियो थेरेपी बोलते हैं। आगे बात समझे, ब्रैकीथेरेपी में दो मेथड और यूज होते हैं, एक होता है प्रीलोडिंग और एक होता है आफ्टर लोडिंग। प्रीलोडिंग में क्या होता था कि एक अपने पास एप्लीकेटर होता था, एक ट्यूब कैनाल जैसी होती थी जिसमें अपन रेडियोएक्टिव सोर्स खुद मैनुअली डालते थे, ठीक है। और जब उसको अपन स्किन में डालने लगेंगे या फिर पेशेंट के पास लेके जाएंगे तो जो रेडियोग्राफर था या फिर जो भी रेडियो थेरेपिस्ट होता है वहाँ पे, जो टेक्नीशियन होता है, उसके भी डोज लगेगी, कन्फर्म है। उसी को ध्यान में रखते हुए एक आफ्टर लोडिंग अपन ने क्या किया, एक टेक्निक वहाँ पे पहुंचाई कि उसमें अपन एक एप्लीकेटर को क्या कर देते हैं, मॉडर्नाइज कर दिए, इलेक्ट्रॉनिक कर दिए। उसमें सोर्स पहले ही शील्डेड केस में रहता है, कंटेनर में रहता है, उस पाइप से वो कनेक्टेड रहता है, ठीक है। उसको अपन मशीन से ऑपरेट करके क्या करते हैं, उसमें इम्प्लांट कर देते हैं, ठीक है। ये होते हैं दो मेथड होते हैं, एक प्री लोडिंग होता है और एक आफ्टर लोडिंग होता है, जो ब्रैकीथेरेपी में अपन वैसे पढ़ेंगे। ब्रैकीथेरेपी जो होती है वो कुछ 4 या 5 टाइप्स में डिवाइड होती है, ठीक है। ये 4 नहीं है, यहाँ पे 5 कर दो, 5 टाइप की होती है। कि ये कैसे कैसे होती है, एक होती है सरफेस मोल्ड। सरफेस मोल्ड में ऐसे होता है कि मान लो कि मेरे यहाँ पे कैंसर की सेल है, इसके एक अपन मोल्ड बनाते हैं। मोल्ड ये एक प्लास्टिक का ऐसा मटेरियल होता है जो लेंगे अपन, कैंसर सेल के ऊपर ऐसे चिपका देंगे, वो एक बार जो शेप ले लेगा वो शेप नहीं छोड़ेगा, ठीक है, मतलब वो उसी शेप में रह जाएगा। फिर अपन क्या कर सकते हैं, उसे ब्रैकीथेरेपी कर सकते हैं। फिर करेंगे इंटरस्टिशियल ब्रैकीथेरेपी। ये क्या होती है, पहले तो जो इंटरस्टिशियल वर्ड क्या होता है, ये स्मॉल स्पेस होता है बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल ऑर्गन्स, ठीक है। कुछ अपन लार्ज स्पेस ले लेते हैं, ठीक है, लार्ज स्पेसेस के बीच में, या फिर कोई लार्ज ऑर्गन है दो, उनके बीच में जो छोटा सा गैप रहता है, या फिर एयर फील्ड हो सकता है, वो फ्लूइड फील्ड भी हो सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। या फिर वो छोटे ऑर्गन्स के बीच में भी हो सकता है, या फिर छोटे या बड़े के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। अगर उनके बीच में उस स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस में कोई कैंसर सेल है, तो वहीं पर भी अपन क्या कर सकते हैं, ब्रैकीथेरेपी कर सकते हैं। फिर होती है इंट्राकैविटरी, कि कोई कैविटी में क्या हो जाए,
कैंसर सेल बढ़ने लग जाए, तो कैविटी में थोड़ा आसान होता है एप्लीकेटर को डालना। फिर होता है इंट्राल्यूमिनल। ल्यूमेन में अगर कोई हो जाए, ल्यूमेन भी कैविटी की जैसे ही क्या होती है, जैसे स्किन के नीचे होती है ल्यूमेन, वैसे ही अपन क्या कर सकते हैं, इसमें भी थेरेपी कर सकते हैं। एक होती है इंट्रावेस्कुलर। वेस्कुलर में कि मेनली अपन ब्लड वेसल्स की बात करते हैं। ब्लड वेसल्स में अगर कोई कैंसर हो जाए, जैसे डब्ल्यूबीसी का कैंसर वगैरह ये, तो उनमें भी अपन कुछ जो सोर्स होते हैं उनको भी अपन यूज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर रीजन के लिए। ठीक है, हर जगह नहीं कर सकते अपन। जैसे एक होता है ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया में अपन ब्रैकीथेरेपी का यूज कम करते हैं, उसमें कीमो अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कि ब्रैकीथेरेपी कहाँ कहाँ यूज होती है, कौन से कैंसर में यूज होती है ब्रैकीथेरेपी। देखो, ब्रैकीथेरेपी यूज्ड फॉर ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ठीक है, वेजाइनल कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया, ठीक है, एंड्रोमेट्रियल कैंसर हो गया, हेड एंड नेक का कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, और पैनक्रियाटिक कैंसर। और भी कैंसर्स में इनको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये तो क्या हो गए, इनके मेनली कैंसर हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाते हैं कौन से कैंसर कि जिनमें अपन ब्रैकीथेरेपी यूज करते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। दूसरा ईबीआरटी नंबर 2, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी। ठीक है, इसमें देखते हैं कि ए ऑल्सो नोन एज टेलेथेरेपी। देखो, ईबीआरटी एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी को ही क्या बोलते हैं, टेलेथेरेपी। मतलब रेडिएशन डोज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे तो वो कुछ डिस्टेंस वो करता है, क्या करता है, ट्रेवल करता है। उसी को मद्देनजर रखते हुए क्या करते हैं अपन यहाँ पे टेले वर्ड यूज कर लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टेलेथेरेपी भी बोलते हैं। मतलब दूसरा कि लॉन्ग डिस्टेंस रेडियोथेरेपी होती है। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब कि इसमें जो एसएसडी होती है, ठीक है, एसएसडी होती है, सॉरी, इसमें जो एसएसडी होती है, सोर्स टू स्किन डिस्टेंस, वो क्या होती है, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। मतलब जो डिस्टेंस होती है वो 25 से अपन 100 भी बोल सकते हैं, 25 से 100 होती है, लेकिन अपन मेनली मोस्ट कॉमनली 80 सेंटीमीटर तक अपन क्या यूज करते हैं, टेलेथेरेपी में यूज करते हैं। टेलेथेरेपी इसमें जो स्किन और सोर्स की जहां से रेडिएशन आ रही है और स्किन, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, 100 सेंटीमीटर तक हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली अपन एसएसडी क्या यूज करते हैं, यहाँ पे 80 सेंटीमीटर यूज करते हैं। इसको भी अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक होती है किलो वोल्टेज, एक होती है मेगा वोल्टेज। किलो वोल्टेज और मेगा वोल्टेज में देखो, जो भी आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज होगी, जो भी आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज होगी उसकी एनर्जी कितनी होगी, उस हिसाब से अपन क्या कर रहे हैं, इसको किलो वोल्टेज और मेगा वोल्टेज में डिवाइड कर रहे हैं। अगर ये आयोनाइजिंग रेडिएशन की एनर्जी, अगर आयोनाइजिंग रेडिएशन की एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, किलो वोल्टेज थेरेपी बोलते हैं। अगर वहीं पे मेगा वोल्टेज में अगर इसको ही अपन 1 मेगा वोल्टेज से बढ़ा देते हैं, ज्यादा कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, मेगा वोल्टेज रेडियोथेरेपी बोलते हैं। कुल मिला के एनर्जी के ऊपर डिपेंड रहता है कि अगर वो केईबी में है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, किलो वोल्टेज रेडियोथेरेपी बोलेंगे। अगर वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, मेगा वोल्टेज रेडियोथेरेपी बोलते हैं। इसमें देखते हैं आगे क्या क्या होता है। किलो वोल्टेज रेडियोथेरेपी, ये जो किलो वोल्टेज रेडियोथेरेपी होती है, इसमें जो एनर्जी होती है वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होती है, कम की एनर्जी यूज होती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, किलो वोल्टेज पड़ा। किलो वोल्टेज में मशीन जो यूज होते हैं उसको भी क्या बोलते हैं, किलो वोल्टेज एक्सरे मशीन, किलो वोल्टेज एक्सरे मशीन। देखो, एक्सरे मशीन के बारे में अपन पढ़ रखा है कि एक्सरे मशीन जो होती है वो किस में काम आती है, रेडियोग्राफी में काम आती है, ना कि किसमें, रेडियोथेरेपी में। जबकि यहाँ पे एनर्जी क्या है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। जबकि अपन जो एनर्जी यूज करते हैं एक्सरे की नॉर्मल रेडियोग्राफी में, वो मिली सीवर्ट में होती है, उसकी एनर्जी की केवी में होती है। ठीक है, इतनी ज्यादा नहीं होती। तो ऐसे मान लेते हैं कि प्राचीन काल की बात है, प्राचीन काल में बड़ी मशीनें थी नहीं, ब्रैकीथेरेपी का इजाद हुआ नहीं था, क्योंकि रेडियो एक्टिव सोर्स वगैरह वहां पे काम में नहीं ले रहे थे। ठीक है, तो
जो रेडियोग्राफी वाली जो एक्सरे ट्यूब थी वो इतनी ज्यादा रेडिएशन प्रोड्यूस कर नहीं रही थी, तो उसी ट्यूब को मद्देनजर रखते हुए उसमें कुछ चेंजेस किए गए, और उन चेंजेस में कैथोड एनोड सारी चीजें चेंज कर दी उन्होंने, डेंसिटी बढ़ा दी उनकी कि वो क्या करें, हाई ट्यूब कैपेसिटी पर चल सके। ठीक है, हाई ट्यूब कैपेसिटी पर चल सके। अब इस हाई ट्यूब कैपेसिटी में इसकी जो एनर्जी थी वो क्या हो गई थी, 500 से 600 केवी पर भी बढ़ गई थी। ठीक है ना, 500 से 600 केवी तक भी बढ़ गई थी। मतलब कुल मिला के रेडिएशन का अपन को क्या करनी है, एनर्जी बढ़ानी होती है। अब यहाँ पे इन्होंने एनर्जी तो बढ़ा दी, एनर्जी तो बढ़ा दी, लेकिन उसकी जो पेनिट्रेशन है, ठीक है, एक्सरे की जो पेनिट्रेशन है वो क्या रह गई, वहीं पे कम रह गई। अगर एक्सरे की पेनिट्रेशन कम है तो ये एक्सरेज क्या करती है, सुपरफिशियल, ठीक है, सुपरफिशियल जो कैंसर ट्रीटमेंट होता है उसी में क्या होती है, कारगर होती है, उसी में यूज होती थी। तो किलोवोल्ट जो रेडियोथेरेपी थी उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि सुपरफिशियल जो कैंसर सेल्स होती है उनके लिए ही यूज होती है। दूसरा ड्रॉबैक ये था कि ये क्या करती हैं, हाई हीट प्रोड्यूस कर रही थी, हाई हीट प्रोड्यूस कर रही थी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो कुल मिला के ये वहां पे हो रहा था। तो किलो वोल्टेज रेडियोथेरेपी में एक्सरे ट्यूब जो है उसको मॉडिफाई कर दिया, उसको मॉडिफाई कर दिया तो क्या करने लग गई, एनर्जी ज्यादा पैदा करने लग गई। एनर्जी ज्यादा पैदा तो हो गई लेकिन उसकी पेनिट्रेशन पावर नहीं बढ़ी। पेनिट्रेशन पावर नहीं बढ़ी तो वो कहाँ रह जाएगी, अंदर ही रह जाएगी। ठीक है, अंदर ही रह जाएगी। तो अंदर रह जाएगी तो अगर वो पार ही नहीं करती तो अपन उसको जो डीप जो टिश्यूज होते हैं, डीप कैंसर टिश्यूज होते हैं, उनका उपयोग नहीं कर सकते उनमें। तो इसमें कि अगर अपन इसको देखें तो ये भी क्या होती है, सुपरफिशियल होती है, कॉन्टेक्ट थेरेपी होती है, चोल थेरेपी होती है, ग्रीन्स रे थेरेपी होती है। तो मेनली इसको भी क्या करते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए थे। ठीक है, इसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए थे, जिसमें एक थी कौन सी, सबसे पहली कॉन्टेक्ट थेरेपी, कॉन्टेक्ट थेरेपी। दूसरी कौन सी आ गई, ग्रीन्स रे, ग्रीन्स रे। ठीक है, फिर आ गई एक चोल थेरेपी। ठीक है, फिर आती है ये कौन सी, ऑर्थो वोल्टेज या डीप थेरेपी। अब जैसे जैसे ये जनरेशन इसकी बढ़ रही है वैसे वैसे एक्सरे की जो एनर्जी थी वो क्या हो रही थी, इनमें बढ़ रही थी। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी ज्यादा हो गई लेकिन इन सब में क्या थी, एक्सरे की पेनिट्रेशन पावर कम थी। कुल मिला के इसमें मैक्सिमम 7 सेंटीमीटर डेप्थ, ठीक है, मैक्सिमम 7 सेंटीमीटर डेप्थ तक ही ये रेडिएशन क्या होती जा रही थी, एब्जॉर्ब होती जा रही थी। मतलब इसके आधार पर इसको अपन क्या नहीं यूज कर सकते थे, जो डीपर टिश्यूज होते हैं, ठीक है, डीप कैंसर सेल्स जो होती हैं वहां पे इसको यूज नहीं कर पा रहे थे। मतलब ये इसका सबसे बड़ा क्या बन गया था, ड्रॉबैक बन गया था। इसलिए किलो वोल्टेज को अपन क्या कर देते हैं, एब्सोल्यूट कर देते हैं। ठीक है, लगभग 1946 तक इसका यूज हुआ था, भरपूर यूज हो रहा था। फिर आते हैं अपन मेगा वोल्टेज में। किलो वोल्टेज चली गई, मेगा वोल्टेज आ गई। मेगा वोल्टेज में जो रेडिएशन होती है, ठीक है, जो रेडिएशन होती है इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, इसकी एनर्जी होनी चाहिए, सॉरी, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है। किसकी एनर्जी होती है, इसकी एनर्जी होती है, इसमें जो रेडिएशन अपन यूज कर रहे हैं। ठीक है, मेगा वोल्टेज में इतना समझ में आ गया, टेलीथेरेपी का ये पार्ट है। ठीक है, इसमें अपन करते हैं किसकी, मशीनों की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहली मशीन आती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, टेलेकोबाल्ट थेरेपी, टेलेकोबाल्ट थेरेपी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी जो मशीन अपन इसमें यूज करते हैं वो कौन सी होती है, लिनैक होती है। ठीक है, एक और मशीन इसमें यूज करते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, 1D ग्राफ जनरेटर, 1D ग्राफ जनरेटर। बाकी और भी मशीनें इसमें होती हैं, गामा नाइफ हो गई, प्रोटॉन थेरेपी हो गई। ठीक है, और भी मशीनें इसमें होती है लेकिन मेनली अपन इन दो के बारे में बात करते हैं। ठीक है, लिनैक और टेलेकोबाल्ट रेडियोथेरेपी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, टेलेकोबाल्ट को कुछ लोगों ने, कई लोग नाम सुनते होंगे कोबाल्ट 60। ठीक है, कोबाल्ट 60, कोबाल्ट थेरेपी भी बोलते हैं इसको, इसका यूज इसमें करते हैं।
ठीक है। लिनैक जो होती है, लिनैक का पूरा नाम होता है लीनियर एक्सेलरेटर, लीनियर एक्सेलरेटर, ठीक है। वान डे ग्राफ जनरेटर, इसके बारे में 2 मिनट में समझा देता हूँ कि वान डे ग्राफ जो जनरेटर होता है इसमें अपन एक्सरेज ही यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं थोड़ी बहुत किलो वोल्टेज के बारे में। किलो वोल्टेज जो मशीन थी, किलो वोल्टेज मशीन में एक्सरे की पेनिट्रेशन नहीं बढ़ रही थी, जबकि एनर्जी उसमें ठीक थी। लेकिन यहाँ पे ये क्या काम करता है, एक्सरे की एनर्जी को भी बढ़ा देता है और पेनिट्रेशन को भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे ये क्या काम करती है, ये डीपर टिश्यूज के लिए काम में आने लगती है, ठीक है। वान डे ग्राफ जनरेटर यही होता है। ये सबसे पहले क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है, उनको क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, फिर टारगेट पे क्या करता है, बमबार्ड करवाता है, जिससे क्या करती है, हाई एनर्जी एक्सरे, हाई पेनिट्रेशन वाली एक्सरे, हाई इंटेंसिटी की एक्सरे क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जो कि डीप टिश्यूज को क्या कर सकती है, ट्रीट कर सकती है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं किसके बारे में, सबसे पहले टेलेकोबाल्ट मशीन के बारे में। टेलेकोबाल्ट रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी देखो, ये जो रेडियोथेरेपी होती है इसमें अपन रेडियो एक्टिव सोर्स यूज करते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव सोर्स यूज करते हैं, ठीक है। अब ये रेडियो एक्टिव सोर्स और भी होते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव सोर्स और भी होते हैं, जैसे रेडियम 226 हो गया, ठीक है, रेडियम 226 हो गया, सीजियम 187 हो गया, आयोडीन का 121 हो गया, ठीक है। लेकिन अपन यहाँ पे मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज करते हैं, मोस्ट कॉमनली कोबाल्ट 60 यूज करते हैं। देखो कोबाल्ट 60 जो होता है ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स होता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है जो कि लगातार क्या करता है, गामा रेडिएशन इमिट करता है, ठीक है, लगातार गामा रेडिएशन क्या करता है, इमिट करता है। इसी गामा रेडिएशन का यूज करके अपन क्या करते हैं, कैंसर सेल का ट्रीटमेंट करते हैं, कैंसर सेल ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब कि जो मैं ऐसे बोल दूं तो कि गामा 60 जो होता है, कोबाल्ट 60 जो होता है वो नेचर में पैदा ही नहीं हुआ, तो ठीक है, कि नेचर में कोई भी अनस्टेबल एटम होना ही नहीं चाहता, ठीक है। तो सबसे पहले प्राचीन काल में आते कि कोबाल्ट 59 नाम का एक आदमी हुआ करता था, ये नेचर में एग्जिस्ट करता है, मतलब कोबाल्ट जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 27 होता है, उसका एटॉमिक मास क्या होता है, 59 होता है, लेकिन अपन तो 60 पढ़ रहे हैं। हुआ कैसे, सुनो, कोबाल्ट 59 कुछ लोगों ने लिया, उसको क्या किया, कास्टिंग की, उसकी मेटल कास्टिंग की, कोबाल्ट कास्टिंग जिसको बोलते हैं, उसमें से उसको कुछ डिजाइन्स में तोड़ लिया, ठीक है, जैसे पैलेट फॉर्म हो गई, उसकी ट्यूबुलर फॉर्म हो गई, ठीक है। इनको लेके कहाँ चले गए, न्यूक्लियर रिएक्टर में चले गए, न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको रखा और हाई एनर्जी जो न्यूट्रॉन होता है उसकी बॉम्बार्डिंग करवाई इसके ऊपर, कि वो रोज आएगा इसको ठोक के चला जाएगा, मतलब पीट के चला जाएगा, ठीक है। वो वापस चक्कर काट के आता, इसको पीटता लगातार 3 से 4 साल तक, लगातार 3 से 4 साल तक इसके ऊपर, कोबाल्ट 59 के ऊपर रोज अत्याचार हुए, ठीक है, न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग हुई, जिससे इसमें क्या हुआ, एक न्यूट्रॉन बढ़ गया, ठीक है, एक न्यूट्रॉन पार्टिकल बढ़ा और ये किस में कन्वर्ट हो गया, जबरदस्ती कोबाल्ट 60 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर उसका न्यूट्रॉन बढ़ा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, अनस्टेबल होगी, वो एटम ही अनस्टेबल हो गया, और नेचर कहता है कि उसमें, नेचर में कोई भी एटम अनस्टेबल होना ही नहीं चाहिए। तो ये जो कोबाल्ट 60 होता है ये स्टेबल बनने के लिए, ठीक है, स्टेबल बनने के लिए लगातार क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, रेडियो एक्टिव डिके बोलते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोबाल्ट 60 में कौन सा डीके होता है, कौन सा डीके होता है, गामा डीके होता है, ठीक है। एक दिन अपन अलग से टॉपिक उठाएंगे रेडियो एक्टिविटी, जिसमें अपन पढ़ते हैं कि अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके, और कोबाल्ट 60 कौन सा डीके करता है, गामा डीके करता है, ठीक है। तो इसमें अपन मशीन बनाते हैं, चलो इसकी मशीन में क्या होता है कि सोर्स अपने पास है, कि मतलब रेडिएशन आएगी, रेडिएशन के लिए कि सोर्स को अपन एक हेड में डाल देते हैं, ये रहा हेड, इसके ओपनिंग मेथड्स होते हैं कुछ, जिससे क्या होती है, रेडिएशन स्प्रेड ना हो, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं अपन, शटर मैकेनिज्म बोल देते हैं, ठीक है, शटर मैकेनिज्म बोल देते हैं, जिससे रेडियो एक्टिव सोर्स यहाँ पे आएगा कोलिमेटर असेंबली में, और रेडिएशन क्या करेगा, छोड़ देगा, यहाँ पे क्या रहेगा, कुछ चीजें होती है जिनको अपन क्या बोलते हैं, कैंसर सेल बोलते हैं उन चीजों को, ठीक है, उनके क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रीटमेंट करता है, ठीक है। ये हो गया कि कोबाल्ट 60 जो होता है वो रेडिएशन इमिट करता है, लेकिन कितनी रेडिएशन इमिट करता है, वो रेडिएशन इमिट करता है 1.17
हाँ 33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इन दो पार्टिकल्स में क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। अगर टोटल एनर्जी करें तो 2.50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी क्या हो जाती है, एनर्जी ये रिलीज करता है। और कौन सी एनर्जी रिलीज करता है, ये गामा रेज, गामा रेडिएशन। अगर इसकी एवरेज एनर्जी बोल दूं मैं, ठीक है, अगर इसकी एवरेज एनर्जी बोल दूं तो 1.25 क्या हो जाती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है एवरेज एनर्जी। ठीक है, कोबाल्ट 60 का इतना हो गया। अब कोबाल्ट 60 में एक वर्ड आता है कि कोबाल्ट 60 की जो हाफ लाइफ होती है, ठीक है, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब एक लाइन में मैं समझा देता हूं कि कोबाल्ट 60 है, कोबाल्ट 60 कुछ पर्टिकुलर साल के बाद में इसकी एनर्जी जो होती है वो 1/2 हो जाएगी। कि अभी जो इतनी एनर्जी आ रही है इसकी इतनी आ रही है, वो इतनी हो जाएगी कुछ साल बाद में। उसको क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। और हाफ लाइफ कितनी होती है इसकी, सॉरी, इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, 5.261 ईयर्स। ठीक है, इतनी होती है, मतलब लगभग 5.25 साल में इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, गामा रेडिएशन से कैंसर सेल को अपन क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। अब एक डाउट आता है, एक डाउट कौन सा आता है कि मान लो अपने पास कोई रेडियो एक्टिव सोर्स है, चलो इस शेप में है, तो चारों तरफ से रेडिएशन निकालेगा ना। ठीक है, चारों तरफ से रेडिएशन निकालेगा, बात सही है, लेकिन इसको अपन क्या करते हैं, लेड के शील्डेड बॉक्स में रख देते हैं। ठीक है, और जब इसको इसमें से रेडिएशन चाहिए होती है तो इसको एक ओपनिंग सिस्टम से गुजारते हैं। उसी ओपनिंग सिस्टम के ऊपर क्या लगे रहते हैं, कोलीमेटर्स लगे रहते हैं। मतलब इस साइड की रेडिएशन जो होती है उनको तो रोक लेगी कौन सी, लेड की शीट, और बस कोलीमेटर क्या करता है, सिर्फ नीचे की तरफ ही क्या करता है, एनर्जी भेजता है। ठीक है, जो क्या काम करती है, कैंसर सेल को ट्रीट करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट मशीन के बारे में अपन पढ़ते हैं, दूसरी जो कौन सी होती है, लिनायक। ठीक है, लीनियर एसेलरेटर, लीनियर एसेलरेटर, एक्सेलरेटर मतलब कि, ठीक है, ये क्या काम करता है। लिनक्स की बात करूं तो ये क्या होती है, एक रिवोल्यूशनरी क्या है, मशीन है। रिवोल्यूशनरी मशीन मतलब कि इसमें क्या होती है, हाई एनर्जी होती है। ठीक है, हाई एनर्जी रेडिएशन होती है। और हाई एनर्जी रेडिएशन कौन सी होती है, वहां पे अपन एक तो इलेक्ट्रॉन बीम से अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, एक एक्सरे बीम से। ठीक है, तो इस मशीन में अपन दो मोड यूज करते हैं। एक होता है कौन सा मोड, एक होता है ये वाला मोड जिसको अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन बीम मोड, और दूसरा मोड कौन सा होता है, एक्सरे बीम मोड। ये मशीन दो मोड्स पे काम करती है। ये अगर चलो अपना मन किया कि एक्सरे से ट्रीटमेंट करना है तो एक्सरे से ट्रीटमेंट कर लेंगे। अगर अपना मन किया कि चलो इलेक्ट्रॉन बीम से ट्रीटमेंट करते हैं, ये कौन आफत करेगा, तो अपन उससे ट्रीटमेंट कर लेंगे। लिनक्स जो होती है ये एक्सरे भी प्रोड्यूस कर सकती है, इलेक्ट्रॉन बीम भी प्रोड्यूस कर सकती है। लीनियर एक्सेलरेटर, कुल मिला के ये बात होती है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं ये उनको एक लीनियर मैनर में क्या करती है, एक्सेलरेट करने का काम करती है। ठीक है, इस मशीन के बारे में देखते हैं कि जो लीनियर मशीन होती है, ठीक है, कौन सी मशीन, लिनक्स जो मशीन होती है ये लीनियर एक्सेलरेटर होती है। इसमें कुछ चीजें होती है, ठीक है, कुछ चीजों से अपन बात करते हैं। ये इसमें होता है एक तो क्लिस्ट्रॉन होता है और एक मैग्नेट्रॉन होता है। ये क्या होता है, क्लिस्ट्रॉन होता है और एक मैग्नेट्रॉन होता है। इनके बारे में एक एक लाइन बताऊं मैं, तो मैग्नेट्रॉन जो होता है ये माइक्रो वेव्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है आरएफ सिस्टम का यूज करके। ठीक है, क्लेस्ट्रॉन जो होता है इनकी इंटेंसिटी को क्या करता है, बढ़ाता है, मतलब ये एम्पलीफायर का काम करता है। ठीक है ना, एम्पलीफायर का काम करता है। एडवर्ड गिंजटन और एक और थे, ठीक है, कार्ल कैप्लन ऐसे कुछ थे, हेनरी कैप्लन, उन्होंने इसकी मशीन को क्या की थी, बनाई थी। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, माइक्रोवेव क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। एक होता है आरएफ जनरेटर होता है, जो क्या काम करता है, आरएफ पल्स क्या करता है, जनरेट करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इन चीजों को साइड में रखते हैं। ये जो माइक्रोवेव्स होती है इसमें एक गन लगी रहती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गन यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि ये एनर्जी किससे लेगी, मैग्नेट्रॉन और क्लेस्ट्रॉन से। ये एक वेव गाइड सिस्टम से जुड़ी रहती है। ठीक है, वेव गाइड सिस्टम में क्या होता है, वैक्यूम होता है पहला तो, और दूसरा माइक्रोवेव अलग से और देते हैं इसको, कि जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे इनका एक्सेलरेशन क्या होता है, फास्ट होता है, और एक लीनियर पाथवे में क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है,
अब जब मैंने बात कर ली कि ये दो मोड पे काम करती है, तो दो मोड कैसे बनते हैं सुनो, कि यहाँ पे एक असेंबली लगी रहती है जिसको क्या बोलते हैं अपन, बेंडिंग मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, बेंडिंग मैग्नेट बोलते हैं। ये बेंडिंग मैग्नेट जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स का जो बीम होता है उसको क्या करता है, डाउनवर्ड क्या कर देता है, डायरेक्शन में भेज देता है। चलो, मेरा मन बदल गया, मैं करता हूँ क्या, एक्सरे से ट्रीटमेंट। ठीक है, मुझे चाहिए एक्सरे, मैं तो नहीं मान रहा, एक्सरे चाहिए। इलेक्ट्रॉन बीम तो अपने पास है ही, और भी क्या है, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम है, हाई एक्सेलरेशन वाला। इसके पाथवे में क्या कर दो, टंगस्टन का टारगेट रख दो। ठीक है, टंगस्टन का टारगेट आएगा, इंटरेक्शन होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, क्या बनेगी, एक्सरे बनेगी। ठीक है, अब एक्सरे बन गई, एक्सरे बन गई तो उनको क्या करते हैं अपन, फिल्ट्रेट करते हैं, मतलब लोअर अमाउंट की एनर्जी को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या यूज करते हैं, फ्लैटरिंग फिल्टर यूज करते हैं, फ्लैटरनिंग फिल्टर, या फिर कई जगह पे इसको फ्लैटरिंग फिल्टर भी बोलते हैं। इसका यूज क्या करते हैं अपन, एक्सरे को फिल्टर करने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, इसको एक्सरे को यूनिफॉर्म बना देता है। फिर यहाँ पे अपने पास सेकेंडरी कोलिमेटर्स की असेंबली आ जाती है। ठीक है, और लास्ट में अपने पास एक वर्ड आता है जिसको क्या बोलते हैं अपन, MLC, मल्टी लीफ कोलीमेटर। ठीक है, ये मल्टी लीफ कोलीमेटर जो होता है, इसमें इंडिविजुअल लगभग 80 पेयर्स, 80 पेयर्स क्या लगी रहती है, लेड की स्ट्रिप्स लगी रहती है, जो कि स्वतंत्र रूप से क्या करती है, मूवमेंट करती है। मतलब कैंसर सेल जो होती है वो 360 डिग्री किस किस शेप में है उसकी ये क्या कर सकती है, कॉपी कर सकती है। मतलब कि मान लो कि 270 डिग्री पे, ठीक है, 270 डिग्री एंगल पे कैंसर सेल कुछ ऐसी है, तो ये उसकी शेप ले लेंगी। ठीक है, 180 डिग्री एंगल पे कुछ ऐसी है, ठीक है, तो उसकी शेप ले लेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, MLC बोलते हैं। ठीक है, तो रेडिएशन बन गई, एक्सरे बन गई। चलो मान लो कि अपने को इलेक्ट्रॉन बीम से क्या करनी है, इलेक्ट्रॉन बीम से ही ट्रीटमेंट करना है, तो इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है, इसको हटा दो, टारगेट को रिमूव कर देंगे, टारगेट को रिमूव कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन बीम आएगा। इलेक्ट्रॉन बीम भी तो स्प्रेड हो सकता है ना, इलेक्ट्रॉन बीम को भी क्या करते हैं, यूनिफॉर्म बनाते हैं। और यूनिफॉर्म किससे बनाते हैं उसको, एक वर्ड आता है, स्कैटरिंग फॉइल। ठीक है, स्कैटरिंग फॉइल, ये फॉइल जो होता है ये इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करता है, यूनिफॉर्म करने का काम करता है, एक पेंसिल बीम में क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। बाकी सारी चीजें सेकेंडरी अपन कोलिमेटर्स यूज कर लेंगे, MLC यूज कर लेंगे, तो कैंसर सेल का ट्रीटमेंट हो जाएगा। डिटेल में लेना है कि अपन अलग से एक टॉपिक चलाएंगे, उसमें इस मशीन के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि मशीन होती है, कितनी बड़ी होती है। ठीक है, और एक चीज कि एक डाउट आता है, मेरे तो आता है, ठीक है, मेरे तो आता है कि मान लो कि ये मशीन अपन ने लगा दी, मशीन लगा दी, हाई एनर्जी एक्सरे पहुंच रही है, इसमें पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, एक्सरे की, तो ये क्या करती है, पेनिट्रेट करके चली जाती है। ठीक है, कभी सोचा है कि दीवार के पीछे की साइड में जो बैठा है वो आदमी, क्यों उसके रेडिएशन लग गई तो, ठीक है, क्या हो सकता है वहां पे। ठीक है, तो बात करते हैं उसके बारे में कि जब ये मशीन लगाई जाती है तो स्पेशल क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है, किससे, AERB से। ठीक है, AERB, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। ठीक है, ये इंडिया का क्या होता है, ICRP होता है। इससे एप्लीकेशन की क्या करनी, एप्लीकेशन लगाना पड़ता है, वो लाइसेंस देते हैं, तो वो पहले क्या करते हैं, रूम प्लानिंग भेजते हैं। उस रूम प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्या होती है, एक्सरे, ये सॉरी, ये लिनाइक मशीन या फिर कोई भी रेडियोथेरेपी की मशीन लगी होनी चाहिए। कि मान लो ये रूम है, ठीक है, रूम है, यहाँ पे अपने को कंसोल बनाना है। ये जो कंसोल बनेगा ये क्या होगा, पैक होगा बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे कंसोल है, यहाँ से ये एक गेट है, इस गेट से अपन एंट्री लेंगे। ठीक है, पहले तो इस गेट को अपन जिग जैग बनाएंगे। ठीक है, ये गैलरी बन गई, यहाँ से एंट्री ली, इधर से घूमे, ठीक है, फिर इधर जाके ये ऐसे घूमेगी, फिर यहाँ पे ऐसे घूमेंगे। ठीक है, यहाँ पे जाके मशीन लगी रहेगी, और इसकी जो दीवारें होती है, इसकी ये जो दीवारें होती है, ये लगभग, ठीक है, ये प्राइमरी सेकेंडरी वॉल्स होती है, लेकिन अपन एक आइडियोलॉजी के हिसाब से मोटाई बता देता हूँ, ये 6 फीट तक मोटी हो सकती है। इनकी जो विड्थ होती है क्या हो सकती है, 6 फीट तक हो सकती है, और वो भी किसकी बनी होती है, कंक्रीट की बनी होती है। ठीक है, कंक्रीट की, गलत है स्पेलिंग, कंक्रीट की बनी होती है। ठीक है, मतलब इतनी मोटी दीवारें होती है जो कि उसको क्या करती है, आसानी से रोक लेती है। ठीक है, जब कि यहाँ पे अब रेडियोग्राफर बैठा है तो उसको पेशेंट कैसे दिखेगा, पेशेंट दिखेगा उसको कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक एंगल पे एक मिरर लगा रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्ड्यूट बोलते हैं। ठीक है,
कंडुइट लगा रहता है, वो क्या काम करता है, उसमें एक स्पेसिफिक एंगल पे पेशेंट की पोजीशनिंग अपने को दिखाता रहता है। तो कुल मिला के जो रेडियोलॉजी में जितने भी रूम बनते हैं वो सारे स्पेसिफिक रूम होते हैं, जिनकी दीवारों की मोटाई, ऊंचाई, कितना वेंटिलेशन होना चाहिए, कौन सा वेंटिलेशन होना चाहिए, ठीक है, वो सारी चीजें क्या करती है ARB गाइड करती है, ठीक है, उसी हिसाब से अपन उनको प्लान भी करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी रेडियोथेरेपी के बारे में। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में कुछ मशीनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो और मोर कंटेंट के लिए ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा, उसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।